5 औरतों को बच्चा देने वाला 70 साला बशीर अगर बूढ़ा बशीर गांव के किसी भी 5 औरत से शादी कर लेता तो वह हामला हो जाती। आखिर ऐसा क्या करता कि हर 5 औरत मां बन जाती। एक दिन राज जानने के लिए मैं बशीर के घर गया। उसके घर में दाखिल हुआ तो उसके कमरे में छुप गया और जो कुछ मैंने रात को देखा मेरी तो रूह तक कांप गई। बशीर तो 5 औरतों को रात भर बहुत सी 5 औरतों को बच्चे की खुशी देने वाला अनायतपुर गांव का एक 70 साल का बशीर जो जिस किसी भी 5 औरत से शादी करता उसे बच्चा हो जाता। आखिर बशीर क्या खाता है ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 70 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वो 70 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त बशीर था जो किसी भी 5 औरत से शादी करता तो इसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में इसके चर्चे थे और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे 5 औरतें बशीर से शादी करके बच्चा पैदा करती थी। पहले जब इन औरतों को 5 होने के ताने मिलते थे, बशीर से शादी करने के बाद वो बच्चे की मां बनकर माशरे में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा बशीर के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा बशीर को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम 5 होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोगों के तानों से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला कर लिया कि वो मेरी शादी बशीर से करवा देंगे। इसलिए वो इसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके इनके माथे से 5 औरत का दाग मिटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके ये दाग इसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको ताया कहा करती थी। अब भला मैं इनसे शादी कैसे कर सकती थी, मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम बशीर से शादी कर लो और मुझे अपने साथ लेकर आ गए। बाबा ने बशीर से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। बशीर ताया ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर ताया मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मुझे ताया कहती हो। इनकी बात सुनकर मैं अपनी मासी में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक बशीर नाम का आदमी था जिसे सब लोग बशीर ताया कहते थे। छोटा हो या बड़ा इन्हीं सभी लोग बशीर ताया कहकर पुकारते थे। वो मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर मुझे अच्छे से याद है जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर इनके घर टीवी देखने जाते थे क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ इन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो ये है कि वो अपने घर में अकेले रहते थे, इनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे इनसे पूछते थे कि बशीर ताया शादी क्यों नहीं कर लेते। उस वक्त हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वो भी हमसे कहते थे कि बच्चों अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई। इनकी ये बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे क्योंकि वो हमारे माँ बाप की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गाँव के बच्चों के साथ पूरे गाँव में घूमती रहती थी। जब मैंने 10वीं क्लास पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गाँव में सिर्फ बशीर ताया ही सबसे अमीर थे, ना ही इनकी कोई बीवी थी और ना ही कोई बच्चा था। वो शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। इनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से इनकी बहुत इज्जत करते थे और इन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी बशीर ताया से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी बशीर ताया से मिलने जाते तो इनसे कहते कि बशीर तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना रुपया पैसा है तो किसके लिए छोड़कर जाएगा, तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। बशीर ताया के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने इनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए, लेकिन जब बशीर ताया ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। ताया ने कहा कि वो नसीम खाला से शादी करना चाहते हैं। ताया की बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी ये बात सुनता उसे यकीन नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि ताया आखिर नसीम खाला से शादी क्यों करना चाहता है। नसीम खाला हमारे गांव की वो औरत थी जिससे इनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। नसीम खाला की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 7 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी तो इनके शौहर ने इन्हें 5 कहकर तलाक दे दी थी। कुछ वक्त बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी इस वजह से उनका घर ना बच सका। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि नसीम खाला एक 5 औरत है और इसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से इसने किसी से शादी नहीं की थी। इनके खानदान वालों ने भी इन्हें छोड़ दिया था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी।
होगी। वो औरत जिसको इसके खुद के खानदान ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता अच्छा है, वो भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ना। जब मेरी माँ ने ये बात सुनी तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो बशीर ने इसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर इसने बशीर को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, वो तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि बशीर ने इसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस वक्त ये सारी बातें हो रही थी मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि ताया की उम्र 70 साल थी। अगर वो अपने वारिस के लिए शादी करना चाहते हैं तो वो किसी ऐसी औरत से शादी करते जो इन्हें बच्चे देती, ना कि एक बांझ औरत से जो इनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने ताया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन पर तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर नसीम की शादी मुझसे हो जाएगी तो वो बांझ नहीं रहेगी। अब सबको ताया की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपने 10वीं के इम्तिहान दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर ताया की शादी के इंतजाम देख लो। एक दिन मैं और माँ ताया के घर इनकी शादी की तैयारियों के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे ताया के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बातें करने में मगन हो गई। मैं ताया के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने इनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वो शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन इस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, इसलिए मुझे इस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पुलट कर देख रही थी कि इतने में ताया कमरे में आ गए। मेरे हाथों में वो शीशी देख कर घबरा गए। मैंने ताया से पूछा कि ये कैसी दवाई है, ये दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वो शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि ये हर मर्ज की दवाई है, उसको खाने से बदन में ताकत आती है। तेरी नसीम खाला को मैं ये दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से शीशी को देखने लगी। ताया ने मुझसे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं इसे हाथ ना लगाऊं। खैर ताया की शादी हो गई। नसीम खाला इनकी दुल्हन बनकर इनके घर पर आ गई। सब ताया का मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब ये भी सारी उम्र बच्चों के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नसीम खाला प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि ये खबर सच है। मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वो माँ बन सकती है? टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें बशीर ताया और नसीम खाला की कहानी बताई तो वो दंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है खुदा ने कोई करिश्मा दिखाया हो तो वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि इनके भी कोई बच्चे नहीं थे। इनके शौहर ने भी इन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि बशीर ताया एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं इनकी शादी अपनी टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं ताया के घर गई तो वो घर पर नहीं थे, सिर्फ इनकी बीवी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से ताया के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आई थी आज वो यहाँ नहीं थी। मैंने खाला से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली? वो हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियों वाली शीशी थी। खाला कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो दवाई वाली शीशी वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो बशीर की जेब में होती है। वो रोज इसमें से गोली खाते हैं। खाला की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि खाला वो गोलियां खाकर ही हामला हुई है। बिना कुछ खाया नसीम खाला कैसे हामला हो सकती थी? ये तो सच में खुदा का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। ताया अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने इन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। ताया अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए भी शहर एक बड़े अस्पताल में लेकर गए थे। ताया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि इनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वो दोनों अपने बेटे को लेकर गाँव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही नसीम खाला की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही इनका इंतकाल हो गया। ये खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़े थे। नसीम खाला की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले ताया से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग ताया से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की जरूरत है। तुम शादी कर लो। लेकिन ताया ने कहा कि मैं अब शादी करूंगा तो किसी बांझ औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने ताया की ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपनी टीचर का ख्याल आया। ताया मेरी टीचर से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने इनके घर वालों से बात की तो वो फौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर की और ताया की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से ताया को बीवी मिल गई और इनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से ताया से शादी करने
करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा ना ताया पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इस बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते थे कि जरूर ताया के पास कोई राज है या वो कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वालों ने ताया से ये राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वो कहती हैं कि खुदा की करनी है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद टीचर ने बशीर ताया से तलाक ले लिया और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से उनकी शादी करवा दी। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों को बच्चा पैदा करने और फिर टीचर जी का इनको तलाक देकर चले जाना, और ताया ने भी उनको तलाक दे दी थी। इनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी में भी ताया को एक ही साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ वक्त बाद ताया की यहाँ एक और औलाद हुई। 4 साल में ताया की 3 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में भी ये बात उड़ चुकी थी कि जो भी बांझ औरत हो वो ताया से अगर शादी कर ले तो उसको औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो ताया की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। ताया ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे इनकी दौलत कम होने के बजाय वो तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद खुदा की इन पर कुछ ज्यादा ही करम नवाजी थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाजत थी, इसके बाद इनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले सहन के होते हैं, वो अपनी औरतों पर पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं, और फिर एक शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा ये शौक शहर जाकर ही पूरा हो सकता था, यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की जरूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब लोग गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने बशीर से कहा कि वो कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे, मेरी बेटी शहर में शादी करना चाहती है। ताया ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से इन्हीं दिनों ताया की बीवी का फिर से इंतकाल हो गया और ताया फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वो अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते क्योंकि इनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान ताया के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि ताया से शादी करने के बाद कोई भी औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल ताया ने शादी को मना कर दिया था। इनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से वो बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वो अपने ही गम में थे, इसलिए बाबा ने इनसे दोबारा मेरे रिश्ते का भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दे, मैं खुद ताया से अपने रिश्ते की बात करके आती हूँ। मैं ताया से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं इनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और माँ को बिना बताए ताया के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने इनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज आई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक ठीक निकला था। अंदर मेरी टीचर थी जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वो ताया से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर लें, उनको भी माशरे में इज्जत मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। ताया कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो ये राज अपने सीने में छुपा के रखा कि कैसे मुझसे शादी के बाद बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर किसी ने ये राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा, पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा है वो छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से इनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वो कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वो राज यही था कि ताया की बीवी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चा पैदा कर देती है, मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया। बंद लफ्जों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गई और मुझे देखकर इनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर जी से इनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया और इसे प्यार करने लगी। मैंने इनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप ताया को छोड़कर क्यों गई थी, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप इनसे छुपकर मिलने क्यों आती हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ
हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि इनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वो पलट कर वापिस नहीं आता। अगर आप इन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वो आज इस हालत में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ले ली और इनकी दूसरी शादी करवा कर यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे सकी और उसे छोड़कर चली गई। हमारी बातों की आवाज सुनकर ताया बाहर निकल आए और वो मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो, ये तुमसे बड़ी है। मैंने ताया से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी से कहने लगे कि तुम चाहो इसकी मैं खबर लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहां से चली गई। मुझे तो उन दोनों पर ही हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वो आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल हैरत तो ताया पर हो रही थी कि उन्होंने टीचर जी से शादी की, उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, माशरे में इन्हें सर उठाने के काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी वो ताया को तलाक देकर चली गई और ताया ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी वो इनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के कहने के बाद ताया मुझसे कहने लगे कि ये कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, वो बड़ी हैं, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं ताया से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त घर पर बैठे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं इनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात ना सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज नाम की उनके घर में कोई चीज नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपने बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। पिछले 4 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे बस मैं ही जानती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं खुदा से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी जिठानी ने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माँ बाप के घर में छोड़ दिया और कहने लगे कि जब ये हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि इन लोगों ने तो सारे गांव में ये बात उड़ा दी थी कि मैं बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग इनसे मजाक में कहते अपनी बेटी की शादी बशीर ताया से कर दो, ये भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ गए थे, इसीलिए आज मैं अपने बाबा के साथ बशीर ताया के घर में बैठी थी। बाबा मुझे इनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। ताया मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चा पैदा कर लेती हैं। तुम क्या पूरा गांव ही मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता रहा हूँ। जब मैं 26 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा जिस्म चेकअप करने के बाद बताया वो मुझे बचपन से ही बीमारी थी, लेकिन किसी ने इस बात को गौर नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। मैं बाप बनने के हक से मरहूम हो गया। वो पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे, मुझे ताने देते थे, हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे। मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरे खानदान में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा। मैं अपने दोस्तों को ये बात कैसे बताता, इसलिए मैंने इनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे नसीम को देखकर बहुत दुख होता था। वो बेचारी भी मेरी तरह बांझ बन के ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता
लगता था। इस बेचारी को भी इसके खानदान वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे खानदान वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझसे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किस लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं यतीम खाने से बच्चे को लेकर इसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। इसके लिए मुझे एक माँ की जरूरत थी। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने नसीम के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन इसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दी थी कि वो भी माँ नहीं बन सकती और मैं भी बाप बनने के काबिल नहीं हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चे को गोद ले लेंगे। नसीम ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चे गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताने देंगे कि बांझ थी और बच्चे को गोद लेना पड़ा। गांव वाले और ये मुआशरा हमें वो इज्जत नहीं देगा और ना ही वो इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर इज्जत देंगे। इसलिए मैंने गाँव की दाई को इसके मुंह मांगे पैसे दिए और इससे कहा कि पूरे गाँव में ऐलान कर दे कि नसीम माँ बनने वाली है। इसने ऐसा ही किया। 9 माह बाद हम डिलीवरी के बहाने इसे शहर ले गए और वहाँ यतीम खाने से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। नसीम को भी बांझपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वो मेरी बहुत ज्यादा एहसानमंद थी, लेकिन इस बेचारी की जिंदगी के दिन कम थे। उसे कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। फिर तुम्हारी टीचर जिससे मुझे शादी करनी पड़ी, वो भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी मुआशरे में इज्जत दिलाने के लिए हमने यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इससे भी हमने एक बच्चा गोद ले लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला शौहर हमारे घर पर आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि वो तुम्हारी टीचर से मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। इसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी अपने पहले शौहर से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसको माशरे में इज्जत मिली है। अब वो मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वो मुझे तलाक नहीं देना चाह रही थी, लेकिन वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रख सकता। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी ताकि मैं अकेला न रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। इसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। इसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बैठाए इसे शोहर और औलाद और इज्जत मिली, तो वो भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई क्योंकि वो इसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे वो बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी बीवी भी बहुत अच्छी थी। इसका भी हमने एक बच्चा लिया था, लेकिन इसकी जिंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में इसका भी इंतकाल हो गया। ये है मेरा सारा राज, जिसको कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ इन 5 औरतों को मुआशरे में इज्जत और इन यतीम बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। इनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे बाप को ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ताया ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और इनके पास भी बहुत कम दिन बचे हैं। अब इन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि इनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने ताया से कहा कि आप फिक्र ना करें, आज से इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने बाबा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पाल कर अपनी जिंदगी काट लूंगी। कुछ दिनों बाद ताया का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों की और मेरे नाम कर दी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से इसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल ही जाता है। मुझे मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।